बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अब बात यह है जी कि पिछले काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत, होने वाली डेवलपमेंट्स, पैनमा लीक्स, कमीशन बन रहा है नहीं बन रहा, TORs क्या है, इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह का खिताब कर रहे हैं। इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए हमने इस हफ्ते ये सोचा कि कोई इशू ओरिएंटेड बात भी होनी चाहिए, जो कि आपस की बात का खासा रहा है। हम वक्तन फवक्तन ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए ज़रूर पेश करते रहे हैं जिनमें इश्यूज़ के ऊपर बात हुई है, उनमें हिस्ट्री का पहलू भी सामने आया है और कुछ ऐसी बातें जो कि हमने पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने जो फैसले किए मुख्तलिफ वक्तों औकात में, वो कितने सही या कितने गलत थे। कुछ दिनों पहले, अगर कहा जाए टू बी प्रिसाइज, एक हफ्ता पहले तकरीबन, सरताज अजीज साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीब भी हैं और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर उनके मुशीर भी हैं, उन्होंने चैथम हाउस लंदन में एक गुफ्तगू की, एक स्पीच दी जिसको पाकिस्तान के मीडिया में इतना हाईलाइट अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया, लेकिन उसकी अहमियत बहुत है। उसका ताल्लुक तारीख से है, तारीख में उसमें उसके हवाले से बहुत अहमियत है। सरताज अजीज साहब ने क्या कहा, मैं चाहता हूँ उस हवाले से आपको जरा बताया जाए कि सरताज अजीज साहब ने कहा कि पाकिस्तान की उस वक्त की क़यादत का ये फैसला कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की हिमायत करेंगे, वेस्टर्न फोर्सेस की हिमायत करेंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं चाहता हूँ कि इसको जरा उस कॉन्टेक्स्ट में परखा जाए। आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है उससे इसका कितना ताल्लुक है, उस एक फैसले के बाद पाकिस्तान को किस तरह का खमियाजा भुगतना पड़ा। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आज एक बहस हो, एक डिस्कशन हो और हमारे व्यूअर्स के लिए, खासतौर पर उन व्यूअर्स के लिए जो कि तारीख से शगफ रखते हैं, उनको ये प्रोग्राम जरूर इंटरेस्ट करेगा। सोसाइटी साहब। जी जनाब। सरताज अजीज साहब का मैंने पढ़ के सुना दिया। अब बात यह है, मैं इसको चाहता हूँ कि जरा हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने देखने वालों के लिए थोड़ा सिंपल रखें। एक सेकेंड, सिर्फ मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। मैं बड़े गौर से देख रहा था बयान। आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि उन्होंने कहा कि ये सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिका की हिमायत करके हिस्सा लेना ये एक बहुत बड़ी गलती थी। दरअसल उन्होंने लफ्ज़ गलती का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ी संजीदा फैसला था जिसके बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं मुल्क के लिए। ठीक, काश कि वो कह देते कि गलती थी। वो आज मैं आपको बताऊंगा किस किस्म की गलती थी, क्योंकि उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये एक संजीदा फैसला था और इसके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। जाहिर है कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो नेगेटिव हुए, उधर वो गए नहीं, मगर वो आज मैं उस पर बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले मेरे जहन में जो बात आती है फैसली साहब कि हम 1979 में चले जाते हैं। कितना अब क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बड़ा संजीदा फैसला था, तो ये और इसके बड़े, मैं अगर आपसे पूछूं क्या दूरस्थ नताइज इसके रहे, कितना किस तरह से इसने इम्पैक्ट किया पाकिस्तान को? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हम इब्तदाई से, आज़ादी के अगले दिन से हमारे हुक्मरानों की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की पूरी कोशिश रही है कि हम अमेरिका के हमायती बने, उनके अलाई बने और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक मोर्चा बनाएं। इसका मैं अभी बाद में इसकी तरफ आऊँगा कि इसके क्या नताइज थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि भुट्टो साहब का ज़माना आया और वो हिमायत और वो मोस्ट एलाइज स्टेटस ख़त्म हुआ और ज़िया-उल हक साहब का ज़माना आया। ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में ये इंटरवेंशन सोवियत यूनियन ने की और उस इंटरवेंशन के बाद अमेरिका ने फिर अपनी सारी एड की पाइपलाइन खोल दी और पाकिस्तान को, जो कुछ अरसे से पाकिस्तान डिमांड कर रहा था, अमेरिकन एड और अमेरिकन असिस्टेंस, वो देनी शुरू की। इसमें तो मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि वो पिछला हिस्सा जो है वो मुख्तसरन बयान कर दिया जाए, ताकि ये एहसास हो कि हम कहाँ खड़े थे, क्यों खड़े थे और क्यों हमने हाथ आगे बढ़ाए और कहा पैसे दो और हम आपके नौकर बनने के लिए तैयार हैं। 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनके साथियों ने ये तबसरा किया कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। हिंदुस्तान दुश्मन है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ आते साथ जंग शुरू हो गई, छिड़ गई थी, और हमें अब एक अलायंस बनाना है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ, ताकि हमारी भी कोई फौज मजबूत हो और हमारी मईशत मजबूत हो और हम आइसोलेट ना रहे। फौरी तौर पे इन्होंने कॉमनवेल्थ जब ज्वाइन की, तो कॉमनवेल्थ का मतलब ये था कि ग्रेट ब्रिटेन का साथ दिया। ग्रेट ब्रिटेन उस वक्त
इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका का एक एलाई बन चुका था। तो इनडायरेक्टली आपने जैसे ही कॉमनवेल्थ ज्वाइन की तो आप अमेरिका के साथ इनडायरेक्टली अलायंस में आ गए अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। मगर इंडिया ने भी ज्वाइन की थी, तो ये कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं थी। इंडिया ने भी कॉमनवेल्थ ज्वाइन की, मगर इंडिया ने एक नॉन अलाइंड पाथ इख्तियार किया कि वो किसी के पिट्ठू नहीं बने, किसी के वो हिमायती नहीं बने, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस पाथ, नॉन अलाइंड पाथ लिया। हमारे यहाँ 1948 में फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के एक एडवाइज़र थे मिस्टर लाइक अली, उन्हें अमेरिका भेजा और कहा कि अमेरिका से $2 बिलियन, 2 अरब डॉलर्स को उन्हें कहें कि हमें दें और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हमें हमारी मिलिट्री असिस्टेंस दें, हमें इकोनॉमिक असिस्टेंस दें और हम बुलवाक अगेंस्ट कम्युनिज्म और कोल्ड वॉर के आपके एलाई बनेंगे। $2 बिलियन 1948 में वो ऐसे है कि आज जाके आप $100 बिलियन मांगे। 1948 के $2 बिलियन, आज का वो $100 बिलियन। $100 बिलियन। और आप सोचिए कि पिछले 10 साल में कुछ 30 अरब डॉलर्स की हिमायत अमेरिका ने की है आपकी सिविल मिलिट्री रेजीम्स को मिला के। तो उस वक्त 2 बिलियन मांगना वाज लाइक आस्किंग फॉर 100 बिलियन टुडे। तो इतनी बड़ी डिमांड थी, वो इकोनॉमिक भी था और मिलिट्री की भी, दोनों। और आगे से अमेरिका वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, उन्हें इंडिया चाहिए था। वो समझते थे इंडिया इज द बिगर पार्टनर, वो इंडिया को वू कर रहे थे। तो उन्होंने आपको कहा कि हम 2 बिलियन तो नहीं, $10 मिलियन देने के लिए तैयार है। बहरहाल वो $10 मिलियन भी बहुत बड़ी चीज़, रकम थी उस ज़माने में। मगर हमने कहा नहीं ये क्या है। उसके बाद हमारे जो सफ़ीर थे वाशिंगटन में, बोगरा साहब, मोहम्मद अली बोगरा साहब, उन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया और कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब को इनवाइट करें। ये कायद-ए-आज़म वफात पा गए, अभी 1950 में हम आ जाते हैं। तो वहाँ आ गए, तो उन्होंने फिर लियाकत अली खान साहब को दावत दी और लियाकत अली खान साहब ने अपना एक दौरा होने वाला था USSR का, सोवियत यूनियन का, वो कैंसिल करके और वो अमेरिका चले गए। अगर वो USSR चले जाते तो हमारी शायद तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती ना, बहुत मुख्तलिफ होती। उनके पास ऑप्शन थी चूज करने, तो उन्होंने अमेरिका चूज किया। और हमारी सिविलियंस जो ब्यूरोक्रेसी थी और जो उस वक्त के लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने राइट विंग एंटी सोवियत अलायंस बनाने का फैसला किया। अमेरिका के पास गए, अमेरिका ने फिर भी कोई खास लिफ्ट नहीं कराई उन्हें। और ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहा जब तक अयूब खान साहब नहीं आए। अयूब खान साहब भी गए वहाँ जब वो आर्मी चीफ थे, और वहाँ उन्होंने जाके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ 56 की बात है, वहाँ 55 की बात है, वहाँ जाके उनसे भी कहा। और उनको आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ उन्होंने लफ्ज़ क्या बोले वहाँ। उन्होंने जाके अमरीकनों को कहा कि ओए बेवकूफ़ो, हमें आप अपना साथ दें, हमें पैसे वैसे दें, हम तो पाकिस्तान की जो अफवाज है, फॉर क्राइस्ट सेक, ये उसके लफ्ज़ थे, मैं कोट करता हूँ, फॉर क्राइस्ट सेक आई डिड नॉट कम हियर टू लुक एट बैरक्स। वो उन्हें बैरक्स का दौरे शौरे करा रहे थे। उन्होंने कहा आवर आर्मी कैन बी योर आर्मी इफ यू वांट अस, बट लेट्स मेक अ डिसीजन। हमारी फौज आपकी फौज हो सकती है, मगर कोई फैसला तो करें। हम आए हुए हैं, फैसला करो, पैसे वैसे दो, हथियार दो, तो फिर असी थोड़ा काम कर। मतलब तो ये जो माजरत के साथ ये रेंट आउट वाला काम था, ये पहला नहीं था अफगान जहाज में जी। ये पहले ही हम अपने आप को रेंट आउट करने के लिए तैयार थे। अमेरिका ने उनकी बात सुनी। उस वक्त के बाद फिर टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। टाइमलाइन ये है कि 1954 में 1954-55 में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट USA के साथ हुई। ये अयूब खान साहब अभी डिफेंस मिनिस्टर नहीं बने थे, अभी आर्मी चीफ ही थे। और फिर बागदाद पैक्ट जो कि बाद में सेंटो बना 1955 में, हम अलायंसेस में चले गए। फिर हमने 55 में ही मनीला पैक्ट या सिएटो, सेंट्रल साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्सा बने। उसके बाद हमने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा किया, जिसके तहत उन्होंने कहा हम आपको पैसे देते हैं और मिलिट्री एड देते हैं और इकोनॉमिक एड देते हैं, और आप हमें बेसिस दें। अच्छा। आपने उनको पेशावर का बेस दिया, जो कि खुफिया बेस, आपने उनको रेंट आउट कर दिया। वहाँ से U2 की फ़्लाइट्स, जो स्पाई प्लेन था, वहाँ से टेक ऑफ करती थी और सोवियत यूनियन के ऊपर जासूसी करते थे और आते थे, और सोवियत यूनियन को सब कुछ पता था ये। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि 1960 में U2 जो जहाज़ था वो मारा गया ओवर द सोवियत यूनियन, और क्रुश्चोव थे वहाँ, उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान को कि अगर हमारे कोई जंग हुई तो हमारी मिसाइल सीधी पेशावर पे आएंगी, क्योंकि आपने यहाँ हमारे खिलाफ एक महाज खोल बैठे हैं। इतनी हम आगे बढ़ चुके थे 1960 तक।
दिलचस्प बात यह है कि टाइमलाइन अगर आप देखें तो मिलिट्री एड की मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं कि ये मैंने कुछ स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे किए हैं जो कि बड़े दिलचस्प हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि 1956 टू 1964 ये मिलिट्री का ज़माना है। अयूब खान साहब डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, अमेरिका के साथ तल्लुकात शुरू हो गए थे। 58 में अयूब खान साहब ने कू किया। 64 तक बिफोर द 1965 वॉर विद इंडिया, जबकि फिर ठप पड़ गया। बट वो जो 6 साल थे, अमेरिका ने पाकिस्तान को की मिलिट्री को $13.8 बिलियन 13.8 बिलियन डॉलर्स दिए और इकोनॉमिक एड 13.8 और मिलिट्री एड 4 बिलियन। ये पैसा मनी स्टार्टेड टू पोर इन। ये अमेरिका ने अब पैसा देना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि जब फौज आती है तो इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। मुशर्रफ साहब का वक्त लोग अभी भी तो जरा मैं आज दिखाऊंगा कि वो इकोनॉमी जो बेहतर होती है उसमें अमेरिका का क्या रोल होता है। और एक तरफ इकोनॉमिक पैसे देते हैं, दूसरा मिलिट्री एड देते हैं। मिलिट्री एड का क्या नतायज होते हैं वो फिर अभी डिस्कस करते हैं। और वैसे वन विंडो ऑपरेशन होता है। वन विंडो ऑपरेशन। तो 1964 तक फौज की हुकूमत थी, फौज सरबराह थी, तो उनको पैसे दिए और हम अमेरिका के साथ वी गॉट इनटू बेड विद अमेरिका। बड़े खुश थे। डिक्टेटरशिप चल रही थी, जमहूरियत फारग हो चुकी थी। अमेरिका डिक्टेटरशिप को सलाम करता था और कहते कैरी ऑन, एज लॉन्ग एज हमारे पर्पस हमारा पर्पस है वो सर्व हो रहा है और वी डोंट केयर डेमोक्रेसी है या नहीं है, सिविल सोसाइटी है या नहीं है, ऐसी की तैसी। उसके बाद क्या होता है, 65 वॉर हो जाता है, सारी एड बंद हो जाती है। अमेरिका की टिल्ट जो थी, जो पाकिस्तान की तरफ से वो थोड़ी हट जाती है। कैनेडी आ जाता है अमेरिका में अंदर, वो तो डेमोक्रेट था। रिपब्लिकन्स बड़े प्रो पाकिस्तान होते थे, आइजनहावर एंड कंपनी, मगर आप डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, वो थोड़े टिल्टेड टुवर्ड्स इंडिया हैं, तो आपकी एड कट हो जाती है। 65 तो लेके ज़िया के 79-80 तक आपको कुछ नहीं मिलता। मतलब बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का, भुट्टो साहब का आ जाता है। अब भुट्टो साहब के जमाने में सारी एड खत्म हो जाती है, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। मुल्क में जमहूरियत आती है, मुल्क में जमहूरियत आती है और वो बंद कर देते हैं। और वो क्या उनकी वजूहत है जिसकी वजह से आप लोग खुश हैं, उसकी वजह से वो नाखुश थे। आप खुश हैं कि उस वक्त भुट्टो साहब ने अमेरिका को खुदा हाफिज किया और नॉन अलाइंड पैक्ट बनाया कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन करें, हम किसी के पिट्ठू नहीं बनेंगे। नंबर 1, अमेरिका ने कहा अच्छा हम इस्लामिक समिट करेंगे, हम एक नया ब्लॉक बनाएंगे, इस्लामिक ब्लॉक। अच्छा, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएंगे, हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, हम 100,000 ईयर वॉर करेंगे विद इंडिया इफ नेसेसरी फॉर कश्मीर। अच्छा, और फिर हम चाइना के साथ अलायंस करेंगे और तल्लुकात करेंगे। ये भुट्टो साहब अमेरिका ने इन्हू तो लाओ ना। किसिंजर ने भुट्टो को पैगाम भेजा, वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू, कोट अनकोट उसकी मेमोइर्स में, वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ यू। और जब भुट्टो साहब की छुट्टी हुई, उस वक्त की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने, जिसको आईबी मॉनिटर कर रही थी उसके टेलीफोन्स, उस वक्त मैं 1979 की बात, 77 की बात कर रहा हूँ, कि जब भुट्टो साहब मुज़ाकरात में थे अपोजिशन के साथ, PNA के साथ, तो उस वक्त उन्होंने कहा पार्टी इज ओवर। जब मार्शल लॉ लगने वाला था, उससे कबल 1-2 दिन पहले एक सीनियर अमेरिकन डिप्लोमेट ने ये कहा अपने भेजी, द पार्टी इज ओवर, मतलब है कि भुट्टो की छुट्टी हो गई, मतलब खेल खत्म हो रहा है, खेल खत्म हो गया। तो ये अमेरिका का रोल था पहली आपकी जमहूरी हुकूमत के ऊपर। फिर उसके बाद आपने देखा क्या हुआ कि ज़ियाउल हक साहब आ गए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को अयूब ने को अमेरिका ने सपोर्ट किया, भुट्टो साहब की एक्सिक्यूशन हुई, अमेरिका ने बिल्कुल कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए। सऊदी अरेबिया ने, UAE ने रिक्वेस्ट भेजी, मगर अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं आया सिविलियंस के लिए, और भुट्टो साहब को एक्सिक्यूट कर दिया। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, जिसका जिक्र अब आज सरताज अजीज़ साहब कर रहे हैं कि 79 में सोवियत यूनियन आया, 81-82 तक ज़ियाउल हक ने अमेरिका के साथ बात कर ली थी, मगर वो ज़माना था जिमी कार्टर का, डेमोक्रेट्स का। जिमी कार्टर was not pro Pakistan. जिमी कार्टर was not also pro intervention in Afghanistan full fledged. जिमी कार्टर ने इनको, ज़ियाउल हक गए अमेरिका, जिमी कार्टर ने कहा कि मैं तुम्हें $300 मिलियन देता हूँ। ज़ियाउल हक ने कहा ये तो पीनट्स है। पीनट्स नहीं, पीनट्स, वो बड़ी फेमस है उसका, पीनट्स। जिमी कार्टर की छुट्टी हुई, रेगन आया, राइट विंग रिपब्लिकन। रेगन के ज़माने में और ज़ियाउल हक के ज़माने में 1982 से लेके 1990 तक, अब मैं 1990 इसलिए कह रहा हूं कि 1988-89 वो एक पीरियड था, ट्रांजिशन हो रही। $5.2 बिलियन
इकोनॉमिक एड एंड $3.8 बिलियन इन मिलिट्री एड। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। इसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि CIA ने और सऊदी अरेबिया ने फंडिंग की उस जिहाद की वाया आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। बिल्कुल ठीक है। और उसमें से कितने पैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज ले गई और कितने पैसे आगे इस्तेमाल किए, वो अलग बात। ये वो जमाना है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे जिसकी संजीदगी की बात कर रहे हैं सरताज साहब। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? सबसे पहला ये कि आपने सोवियत यूनियन के साथ झड़प ले ली, पहली बात। ठीक, ये अलाइनमेंट की तरफ नहीं, आप उल्टे हो गए, आप उनके साथ लड़ पड़े ना, आप उनके साथ लड़ पड़े। दूसरा, आपने फॉरेन इंटरवेंशन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर आपने एक फॉरेन इंटरवेंशन, बुनियादी तौर पे आपने इंटरवेंशन की, क्योंकि सारे मुजाहिदीन ग्रुप्स जो थे वो पाकिस्तान में ट्रेन होके वहां गए। तो आपने नॉन स्टेट एक्टर्स का माहौल के एक नया एनवायरनमेंट बनाई, जिसको आपने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, इस्लाम का नारा उनके ज़हनों में दिया और लिप्स पे दिया और उनको भेज दिया अफगानिस्तान में। आपने अफगानिस्तान के अंदर, अगर सोवियत यूनियन ने डायरेक्ट इंटरवेंशन की थी तो आपने भी इंटरवेंशन की अफगानिस्तान में वाया नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आज तक भुगत रहे हैं। मुजाहिदीन से सेक्टेरियनिस्ट बने, सेक्टेरियनिस्ट से जिहादी बने, जिहादियों से तालिबान बने, तालिबान से दाइश बन गए। ये वो लाइन है ऑफ रेडिकल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, जो कि आपने प्रमोट किया और आपने अमेरिका के खाते में पैसे लेके आपने ये प्रमोट किया। स्टिल काउंटिंग, अभी भी चल रहा है। अभी तक वो चल रहा है। ये सबसे बड़ा उसका क्लैशरकॉफ, गन, ड्रग्स, डिक्टेटरशिप और जाली इस्लाम का नारा, सियासी इस्लाम का नारा, जिससे धोखा दिया। मतलब मजहब को आपने खराब किया ना, खराब किया, मजहब को खराब किया और उसको पॉलिटिसाइज कर दिया। ये उसके नतीजे में आपको ये मिला जो आज तक आप भुगत रहे हैं। आप भूल गए हैं कि जब उसके बाद फिर जो सारी सिचुएशन ख़राब हुई, जिसमें अफगानिस्तान की हुकूमतें जो आई, उन्होंने यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट शुरू कर दिए, वो आज तक। मैं उस पर आता हूँ साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो सरताज अजीज साहब ने बात कही, जो गलती थी, उन्होंने गलती तो तस्लीम नहीं की, उन्होंने कहा संजीदा। मैं कहता हूँ इससे बड़ी हमाकत नहीं हो सकती थी जो हमने की, कि 1947 से लेके आज तक हम अमेरिका के पिट्ठू बने रहे हैं और अपने आप को रेंट आउट किया और लड़ाई है, दूसरों की जंग लड़ी है। देखिए यार, रेंट आउट भी लोग करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपने घर को खराब कर लेते हैं। इतनी फसाद ना फैलाएं कि वो आपके अंदर आउटपोर कर, वो आज उसके आप कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। मुझे ब्रेक लेनी पड़ी यहाँ पर। ब्रेक से जब वापस आएंगे, ये याद रखिए, आज भी जब हम हालात देखते हैं अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का, वी हैड अ वेरी डिफिकल्ट, हमारा बड़ा मुश्किल ताल्लुक है। आज भी वहां से गिले शिकवे पीस प्रोसेस के हवाले से आते हैं। उसकी बुनियाद कहां से डली, वो हमने ब्रेक से पहले अब बात की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि असल प्रॉब्लम फिर कहां शुरू हुआ। ये जो इतना गंद हमने बनाया था, ये पाकिस्तान को इसने कब हिट करना शुरू किया। ब्रेक के बाद बात करेंगे। बस आप देखिए। कहानी अफगान जहाज के ख़त्म होने से ख़त्म नहीं हो जाती, वहाँ पर ज़रूर ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान में उसके बाद क्या हुआ, ये जिस बात का इशारा सरताज अजीज साहब ने दिया है कि अफगान जहाज के अंदर शामिल होना अगेंस्ट सोवियत यूनियन और अमेरिका का साथ देना, वो एक बहुत संजीदा फैसला था, उसके दूरस नताइज थे। लेकिन ये नताइज वहाँ तक ख़त्म नहीं होते नजम सेठी साहब, उसके बाद असल खेल शुरू होता है। जी हाँ, उसके बाद शुरू होता है कि जब ज़िया-उल हक साहब वफात पा जाते हैं तो जमहूरियत आती है। अब जमहूरियत आती है तो बेनज़ीर भुट्टो साहब आती हैं और यहाँ जनरल असलम बेग होते हैं। जनरल असलम बेग ने, इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के बेनज़ीर को 1-2 साल में फ़ारग कर दिया। क्यों? वो 2 बातें कहती थी। एक वो ये कहती थी कि हिंदुस्तान के साथ अमन करना है, दूसरा वो ये कहती थी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये आपको आगे जाके बड़ा मसला बनेगा, इसके साथ आप अमेरिका के साथ को बातचीत कर लीजिए। उन्होंने कहा फ़ारग करें इन्हें, उनको फ़ारग कर दिया। मियाँ साहब आ गए। मियाँ साहब फुल फौज के माजी थे, पहली स्टेंट जो थी एज वज़ीर आज़म। और उस वक्त फिर इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ के, क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था 89 में, कोल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ अमेरिका ने खुदा हाफिज करके भाग गए, ये ऐसे करके ना, और आप पे चले गए और आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। क्यों? कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं। उन सैंक्शंस का नाम भी जरा बताएं। और वो फिर उसमें प्रेसलर और ग्लैंड अमेंडमेंट और प्रेसलर और दुनिया जान के सैंक्शंस लगा के, क्योंकि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम, आप जौहरी प्रोग्राम ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी बहुत पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि आप उनके काम कर रहे थे, अब क्योंकि उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने आप पे सैंक्शन लगा दिए। जमहूरियत की छुट्टी हो गई यहाँ,
क्योंकि अब जमहूरियत को प्रोटेक्ट करने के लिए वो नया अमेरिका नहीं था, क्योंकि नया अमेरिका को तो सोवियत यूनियन के खिलाफ महाज की जरूरत नहीं थी। अब वो आ गए थे, एकदम रातों रात जमहूरी बन गए थे। उन्हें मोहतरमा बड़ी पसंद आ रही थी, क्योंकि मोहतरमा कहती थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हाथ हौली रखना चाहिए। मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब ने बिल्कुल जो फौज कहती थी वही किया। जिहादियों के साथ हमायतें की और हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर में जो होता था वो शुरू कर। पाकिस्तान में तालिबान जैसा निजाम चाहते हैं, मियाँ साहब की स्टेटमेंट्स हैं। उस वक्त की मियाँ साहब की ये सोच थी। तो सोचिए, तो मियाँ साहब ने वो हरकतें, मियाँ साहब का जानशीन ये बातें होती थी, मगर वो जानशीनी खत्म होगी ना जबकि फौज ने उनकी छुट्टी करा दी 1993 में, क्योंकि उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी थी प्रेसिडेंट साहब को, जो कि फौज के मतलब है कि उनके कमांडर, सुप्रीम कमांडर थे एक किस्म के प्रेसिडेंट। तो मियाँ साहब की जब छुट्टी होगी तो फिर मियाँ साहब को थोड़ा सा पता चला कि यार ये काम नहीं चलेगा ऐसे। मोहतरमा आई। अब मोहतरमा जो थी वो 2 साल के अंदर मोहतरमा ने अपने पाँव पे कलाड़ियाँ मारनी शुरू कर दी, खुद ही फारग होगी, उसमें कोई साजिश नहीं थी। 96 में फारग। उसके बाद क्या हुआ कि मियाँ साहब आए और मियाँ साहब एक तब्दीली आ चुकी थी 97 में। जब 97 मियाँ साहब ने कहा मईशत के ऊपर काम करना है, ये जिहादवाद बंद होनी चाहिए और ये करना चाहिए और हिंदुस्तान के साथ अमन की बात करनी चाहिए। इसलिए वाजपेयी साहब को दावत दी, वो सारा कुछ हुआ और मजबूरी थी क्योंकि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे, तो यहाँ भी मजबूरी थी कि वो करना ही था। वो करके उसके बाद फौरन पीस इनिशिएटिव शुरू कर दिया और अमीरुल मोमिनीन बनने की भी वो एक छोटी सी उसका ताल्लुक कोल्ड वॉर के साथ नहीं है, अमेरिका के साथ नहीं, वो इनकी अपनी ख्वाहिश इसी के अंदर वो भी मैं कर मगर फौज का सरबराह जनरल मुशर्रफ जो थे उस वक्त वो कुछ और सोच रहे थे, वो उन्होंने कारगिल कर दिया। मियाँ साहब को पता ही नहीं चला हुआ कि गुगली मार दी, कारगिल कर दिया, सारी पीस इनिशिएटिव छुट्टी हो गई और मियाँ साहब को भीख मांगनी पड़ी, जाके अमेरिका से माफ़ी मांगनी पड़ी कि जी वो हमारे लोग हैं वहाँ से, अब हम निकलना चाहते हैं, हमें फंसा दिया इन्होंने। ये सूरत हाल है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, मुशर्रफ टुक ओवर। जब मुशर्रफ टुक ओवर इन 99 अक्टूबर, तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, मगर वो अपने मसाइल में फंसे हुए थे, इम्पीचमेंट और ये वो, और जो उनके खिलाफ जो अगली इलेक्शन में जिन्होंने खड़ा होना था वो थे जॉर्ज बुश। तो जॉर्ज बुश साहब से किसी ने कैंपेन के दौरान पूछा कि वो पाकिस्तान में मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया, तो उसे वो कौन है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले का हाल था। उसके बाद क्या हुआ, वो बन गए, कोई लिफ्ट नहीं कराई पाकिस्तान को। फिर 9/11 हो गया 2001 में। जैसे ही 9/11 हुआ तो पाकिस्तान याद आ गया और पाकिस्तानी तैयार बैठे थे कि अल्लाह का शुक्र है सानू ही याद किया। वो दिन है और आज का दिन है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में फ्रॉम 2002 जब से वापस अमेरिका केम बैक टू पाकिस्तान टू 2008 और देन 2010, इन्होंने टोटल मिलिट्री एड जो ली है वो है अप्रॉक्सीमेटली $22 बिलियन और इकोनॉमिक एड $7.5 बिलियन। आप सोचिए, फ्रॉम 2002 टू 2010 ड्यूरिंग द मिलिट्री रूल एंड देन द फॉलो अप, वो उसका कोalition सपोर्ट चल रहा था, नियरली $20 बिलियन ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम। इतनी पंपिंग किया उन्होंने। तो फिर कहते हैं जी कि बड़ी कमाल की इकोनॉमी चलाई, कमाल का ये किया, कमाल का वो किया। आगे आइए, आप फिर एक दफ़ा अमेरिका के मोहताज हो गए। 2011 से लेकर 2015 तक, क्योंकि आप अफगानिस्तान में आपकी ज़रूरत थी अब नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसमें अमेरिका फेल हो गया था। अब आप पैसे मांग रहे थे और आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया है पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ, क्योंकि जो कचरा आपने उस वक्त बनाया था वो आपके वापस घर में आ गया। तो अमेरिका ने कहा अच्छा पैसे लेते रहे। तो इसके दौरान 2011 से 2015 तक उन्होंने कुछ $12.5 अरब आपको दिए, $12.5 अरब दिए ना। तो ये है सिचुएशन के, और अब मैं यहाँ ख़त्म इस बात पे करता हूँ कि आज प्रेसिडेंट गनी ये कह रहा है कि मैं वापस जाऊंगा यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका और बरतानिया, और मैं जाके कहूंगा कि पाकिस्तान ने जो 1 साल कबल हमसे वादा किया था कि वो तालिबान को ख़त्म करेंगे, जो अफगान तालिबान जो कि घुसपैठी हैं पाकिस्तान में, वहाँ से अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान, उनको ख़त्म करेंगे, उनको टेबल पे लाएंगे। आप ना टेबल पे ला सके ना ख़त्म कर सके, मैं इनके खिलाफ एक दफ़ा फिर मुहिम शुरू लाऊंगा। अच्छा, और दुनिया फिर आपको उस नज़र से देख रही है जिस नज़र से वो, जिसे कहते हैं ना, तनकीदी जायजा ले रही है। और अभी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर मुनीब फिर बातें शुरू हो गई हैं कि एड खत्म की जाए, कोalition सपोर्ट फंड किए जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए, ये क्योंकि आपने अभी अब मौजूदा हालत के हालात की बात की ना, 2 दिन पहले का अफगानिस्तान के सदर का ये स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने पीस प्रोसेस के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार किया है। हम ये कहते रहते हैं नहीं, हमने अपना बेस्ट किया है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हमें ये कहता है एक दफ़ा फिर कि हकानी नेटवर्क के पीछे जाओ। हमने ज़रब किया है, हमने
ऑपरेशन जारी हैं, चल रहा है, कामयाबी से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये हक्कानी नेटवर्क वाला मामला क्यों हल नहीं हो रहा? नजम शेट्टी साहब, ऑपरेशन को स्टार्ट हुए तकरीबन 2 साल हो गए। देखिए, इसमें सरताज जी से आपका जो दूसरा पॉइंट है इसी स्पीच में, उसका हवाला से मैं इसको डिस्कस करता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। वो कहते हैं कि अब हमारी पॉलिसी ये है कि अब इन नॉन इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, हम दूसरे जो ममालिक हैं, स्पेशली आर नेबर्स, उनकी अंदरूनी मामलात में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और ना ही वहाँ जो जंगें चल रही हैं उसको सपोर्ट करेंगे। ये अब उन्होंने अपना सेकंड पिलर बताया ऑफ द न्यू फॉरेन पॉलिसी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा। सरताज अजीज साहब ने अपने इस बयान अंदर पाकिस्तान की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक पिलर की बात नजम शेट्टी साहब ने कहा। उन्होंने कहा 4 पिलर्स पे खड़ी है। एक ये कि नॉन इंटरफेरेंस, ना हम यानी अपने नेबर्स के पास अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। ब्रेक से पहले अब बात हो चुकी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद किन बातों की तरफ इशारा किया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो उन्होंने स्ट्रेटेजिक विजन दिया है, उस हवाले से बात करेंगे। बस साथ रहिएगा। इस प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको बताया पहले हिस्से के अंदर कि पाकिस्तान का डिसीजन जो था अफगान जहाद में वेस्टर्न फोर्सेस का साथ देना, अमेरिका का साथ देना अगेंस्ट सोवियत यूनियन, उसके क्या मसाइल थे, क्या प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ने देखे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से शेप अप होती रही है ज़िया साहब के दौर से लेकर ख़ास तौर पर और मौजूदा दौर तक, आज जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं या उसके जो पिलर्स जो सरताज साहब बता रहे हैं उनमें क्या मसाइल हैं। एक पिलर की बात कर चुके हैं हम कि जी नॉन इंटरफेरेंस का। शेट्टी साहब आगे देखिए, उनके 2-3 पॉइंट्स और थे उसमें। एक तो वो कहते हैं कि हम नवाज शरीफ हुकूमत की प्रायोरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, साथ कहते हैं उसके लिए नेबरहुड के अंदर अमन होना चाहिए, पीसफुल रिलेशंस विद अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान एंड चाइना। साथ ये कहते हैं रिलेशंस विद अफगानिस्तान एंड इंडिया वो कहाँ फंसे हुए हैं, वो नहीं है पीसफुल रिलेशंस, टॉक्स भी नहीं हो रही हैं, वो ट्राइलैटरल डायलॉग विद अफगानिस्तान नहीं चल रहा है, इंडिया के साथ सारे फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो हैं वो स्टॉल हुई हुई हैं, ये बातें हल्की हल्की होती हैं ऑन द आउटलाइंस ऑफ ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, मगर बराह रास्त कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। 2 साल से बातें चल रही हैं, तजारत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो एक तो ये इसमें ये मसाइल है कि पॉलिसी फेल हो रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उसका एडवांटेज लिया जाए। वो कैसे कि एक बोझ है पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक, उसको तब्दील किया जाए इंटू एन असासा। दिलचस्प बात है, एक ज़माने में कायदे आज़म से लेके आज तक कहते थे हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो असासा है, उसके ज़रिए हम अपने आप को प्लेयर खेल सकते हैं इन द रीजन। वो गले पड़ गई वो असासा, जिस तरीके से आपने उसको असासा बनाया था जियो स्ट्रेटेजिक, इस्तेमाल गलत किया ना। आज कहते हैं नहीं वो तो बोझ बन चुका है। अब कहते हैं इसको कैसे असासा फिर से बनाया जाए, और अब वो उस तरफ के एडवेंचर्स नहीं सोच रहे, क्योंकि वो तो बुमरैंग कर गए ना। वो तो आगे घर में उसने बहुत से प्रॉब्लम्स बना दिए, आपके मोहताज बना दिया आपको, टेररिज्म का भी और अमेरिका का भी और साम्राज्य का भी। अब वो कहते हैं इसको कैसे असासा बनाना है। अब वो बात कर रहे हैं कि सिपेक की बात शुरू होगी, ठीक है। कहते हैं जी सिपेक के साथ हम सारी रीजन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हम गेटवे बन जाएंगे। सवाल मेरा ये है और जिस सबका सवाल ये है, ये इसको कहते हैं विशफुल थिंकिंग। सिपेक कैसे कामयाब हो सकता है? आप सारा कुछ चाइना आपको दे दे, आप सड़कें भी बना दें, आप सारा कुछ कर लें, तो गेटवे टू सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया कैसे बनेगा अगर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे? अगर हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात नहीं होंगे और अफगानिस्तान में तल्लुकात ख़राब होंगे, तो ये पाइपलाइंस जो आनी है, ये जो रोड रूट्स जाने हैं, जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होने हैं, ट्रांसपोर्टेशन होनी है, ये सारा जो न्यू सिल्क रूट जिसे आप कह रहे हैं, ये कैसे बनेगा? और उसकी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है जियो स्ट्रेटेजिकली इस वक्त। अफगानिस्तान में मेरा ख्याल है अगले 5 साल में भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इधर हिंदुस्तान के साथ अगर आपका ख्याल है कि कोई सेटलमेंट होने जा रही है अनकरीब, बिल्कुल भूल जाइए, ऐसी कोई चीज़ होने जा रही है। तो जब तक आप अपने घर के मसाइल सही तरीके से हल नहीं करेंगे, जिसका बोझ जो है वो आपके नेबर्स के ऊपर पड़ रहा है, उस वक्त तक ये सेपेक जो है ये इट्स डेड इन इट्स ट्रैक्स। बना लें आप सारा कुछ, यहाँ थोड़ी बहुत उससे खुशहाली आ जाएगी, सड़कें बन जाएंगी, कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लग जाएगी, मगर वो जिस काम के लिए चाइना ये करना चाह रहा है, चाइना तो उसको बनाना चाह रहा है ना गेटवे टू इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इधर उधर सेंट्रल एशिया एंड रशिया, वो और यूरोप, वो तो हो नहीं रहा और वो होने जाएगा। स्टेबिलिटी जरूरी है। उसके लिए जब तक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान खत्म नहीं हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म अमन नहीं आएगा, उस वक्त तक ये नहीं होगा। और जब तक इंडिया के साथ सेटलमेंट नहीं होगी
और अमन नहीं आएगा और तजारत शुरू नहीं होगी, रेलवे एंड रोड लाइंस और बिजली और ये चलेगी नहीं और गैस लाइंस चलेंगी नहीं, उस वक्त तक सिपैक इज डेड। सेठी साहब, वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन बात एक ऐसा ही सवाल है कि फौज को मालूम है ना, सबसे बड़ी ऑब्वियसली हमारे मुल्क में वो समझते हैं कि वो भी कहते हैं सीपैक इज अ गेम चेंजर, उनको पता नहीं है इस बात का, पता होगा ना ऑफ कोर्स, सब कुछ पता है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बड़ा अच्छा सवाल है, जाते जाते उनकी मजबूरी भी बताता जाऊं। उनकी मजबूरी दो किस्म की है। एक तो इंडिया की जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है वो बहुत ज़्यादा है, जब तक कोई पक्का अमन की बात ना हो तो इंडिया के खिलाफ जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के हमने असासे इकट्ठे किए हुए हैं उनको आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। दूसरी तरफ जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आता तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। अमन कैसे आएगा? तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, और अभी तो वो सके नहीं, जब तक आप तालिबान जा रहे हैं, या तो तालिबान दुनिया की कम्युनिटी के साथ मिलकर तालिबान को ख़त्म करें जहाँ भी वो हैं, सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान में कोई फ़र्क ना करें, या जब तक वो आप नहीं करेंगे, अगर आप वो करते हैं, आपको डर ये है कि अगर आपने अभी अपनी गन्स ओपन कर दी अफगान तालिबान के ऊपर जो कि घुस बैठी हैं, तो फिर ये जो अभी आपने पाकिस्तान तालिबान को ख़त्म करने की जंग छिड़ी हुई है, ये और जंग बढ़ जाएगी। और इस वक्त जबकि आप टेररिज्म, इंसर्जेंसी, ये चीज़ें सारी देख रहे हैं इंटरनल, एक और एक्सटर्नल थ्रेट आ जाएगी, इसलिए टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। खत्म हो गया आज का प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसमें मौजूदा सियासत, पैनामा लीक्स, ये सारी चीज़ें हमने जानबूझकर डिस्कस के लिए की क्योंकि वो आपसे हमेशा बात होती रहती है, गुज़िश्ता रोज़ भी हुई। आज के लिए ये मौजू अहम था, मैं चाहता था इस हवाले से बात ज़रूर हो। सेठी साहब से हमने इसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन की। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।